हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा व्यावसायिक अध्ययन एवं प्रबंध में व्यवसाय के परिचय का जो हमारा क्लास टेस्ट 5 था, इस पे आज मैं बात करने वाला हूँ। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने दिए गए थे? आपको 11 क्वेश्चन दिए गए थे। आपको जो मैक्सिमम टाइम दिया गया था वो भी 11 मिनट दिया गया था। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम पड़ गया है, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, द्वितीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा उद्योग जो हमने पढ़े थे, उद्योग वाला आपका टॉपिक। ठीक है, तो हम चलते हैं स्टार्टिंग वाली हमारी क्लासेस में। ये उद्योग उद्योग एक स्टूडेंट को सॉरी, एक स्टूडेंट को डाउट भी आता है, सर उद्योग को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने कितने प्रकार होते हैं उद्योगों के? तो देखिए, उद्योगों के 3 प्रकार होते हैं। उद्योगों को 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। उद्योगों के 3 प्रकार होते हैं। एक स्टूडेंट का डाउट था, उन्होंने मुझे हमारी टीम के पास आया था, तो मेरी टीम ने बता दिया था मुझे। तो उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं? उद्योगों के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राथमिक उद्योग, एक होता है द्वितीयक उद्योग और एक होता है तृतीयक उद्योग। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन हमारा बेस्ड था वो किस पे क्वेश्चन था? क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से। भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है। मतलब जो भारत की इकोनॉमी थी, उसका जो मतलब उसके अंदर जो चेंजेस आए वो उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा। एक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे जो अलग-अलग थे। ठीक है, वहां उन दोनों को ही मैंने आपको बताया था, लिंक करना पड़ेगा आपको। और ये लिंकेज पे क्वेश्चन आपसे, उन दोनों क्वेश्चन के लिंकेज पे क्वेश्चन फिर यहाँ पूछा है। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, उद्योग में हमने क्या पढ़ा था? प्राथमिक उद्योग था। तो देखिए, प्राथमिक उद्योग थे आपके। प्राथमिक उद्योग के अंदर क्या आता है? कृषि आता है। ठीक है, कृषि आता है आपका, कृषि पशुपालन आता है। द्वितीयक उद्योग के अंदर क्या आता है? आपका सारा के सारा जो विनिर्माण का काम हो रहा है और निर्माण का काम हो रहा है, ये आपका द्वितीयक उद्योग के अंदर आता है। ये निर्माण और विनिर्माण को तृतीयक क्षेत्र के अंदर सेवा क्षेत्र आता है। अब आप चलिए खुद ही सोचिए। देखिए, कृषि का क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो इकोनॉमी के अंदर जो आपकी अर्थव्यवस्था, वर्ड उसमें लिखा था संरचनात्मक परिवर्तन। तो देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में भारत आजाद हुआ था, उस समय सबकी सब क्या करते थे? कृषि करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग धीरे धीरे कृषि कृषि की बजाय, एग्रीकल्चर की बजाय वो क्या कर रहे हैं? दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो कृषि का योगदान है अर्थव्यवस्था में, वो कैसा होता हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, कृषि का योगदान क्या हो गया है? आपको भी पता है ये बात तो, कि लोग आजकल कृषि नहीं करना चाह रहे। क्यों? वो उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो लोग क्या जा रहे हैं? लोग या तो सर्विस सेक्टर की ओर जा रहे हैं या फिर वो जॉब में जा रहे हैं। तो क्या हो गया है? कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि जो द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो देखिए, विनिर्माण जो मतलब भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद से जो आज तक अगर देखा जाए, तो लगभग ये सिमिलर चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट वैसा की वैसा ही चल रहा है। इसीलिए सरकार, मैंने आपको योजना भी बताई थी, मेक इन इंडिया योजना भी पढ़ी थी हमने। ये मेक इन इंडिया क्यों? निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ पर आए? निर्माण के अंदर आए। तो आपका जो सेकंड पॉइंट था वो भी इसके अंदर कवर हुआ। देखिए, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा हमें बार बार, क्योंकि आपकी थ्योरी जो आपको पढ़ाई जा रही है उसको आपको किस तरह से क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान पड़ा है, कम पड़ गया है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में मैंने आपको बताया कृषि और पशुपालन आते हैं। जब भारत आजाद हुआ था उस समय सबसे ज्यादा योगदान इसी सेक्टर का था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, आज आज हर युवा वगैरह क्या कर रहा है? या तो वो जॉब में जा रहा है या वो सर्विस सेक्टर में जा रहा है। ठीक है, तो कृषि पालन का योग क्या हो गया? योगदान कम पड़ गया। तो ये पॉइंट क्या है? सही है। और फिर द्वितीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग जैसा उस समय था वैसा ही आज है। इसीलिए सरकार निर्माण और विनिर्माण को बढ़ावा देने, विनिर्माण जो मेक इन इंडिया योजना आई थी। ठीक है, तो हमने जो सेकंड वाला पढ़ा था, जो सेकेंडरी उद्योग पढ़े थे, उसमें मैंने आपको एक योजना पढ़ाई थी। कौन सी? मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया का योजना का पर्पज ही क्या है कि भारत में भी, भारत को क्या करें? मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए। ठीक है, तो इसकी उसका जो पर्पज है वो यही है, क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो? विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये अभी तक तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आपका कैसा हो जाता है? सही हो जाता है। और आपका तीसरा पॉइंट है सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ाया था। जब पार्ट, हम कौन से पार्ट में देखते हैं इसे? लास्ट लास्ट में मैंने पढ़ाया था आपको। हाँ, देखिए ये आप जैसे, जब ये मैंने आपको पढ़ाया था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था
ठीक है, कि देखिए तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका सबसे अधिक योगदान है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि तृतीय क्षेत्र कौन सा है, ये सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपको पॉइंट नोट कराया था मैंने आपको कि नोट कर लेना, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर योगदान है किसी का ना भारत की अर्थव्यवस्था में, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो किसका है वो, तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, तो आप चलते हैं अगेन हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए सब की सब आपको पढ़ा रखा है, सब आपको समझाया हुआ है, उससे ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक मिनट। तो देखिए अब आपको समझा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम पड़ गया है, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भी सही है। सेवा क्षेत्र का योगदान पड़ा, ये मैंने आपको अभी दिखा दिया कि जब हमने देखिए मैंने आपको तृतीय क्षेत्र में बताया भी था कि सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र का, तो ये पॉइंट भी सही हो जाता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया को भी मैंने बताया, सरकार क्या चाह रही है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाह रही है, इसके लिए क्योंकि इस सेक्टर में अभी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एक एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि सर, मतलब उसने लिखा था हमें व्हाट्सएप पर, टीम ने बताया मुझे कि सर स्टूडेंट ने लिखा है कि सर ये इन क्वेश्चन ने तो ब्रेन वॉश ही कर दिया। तो देखिए ब्रेन वॉश ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करके जाना है, आपको थ्योरी पूरी पढ़ के समझ के पढ़नी है। ठीक है, फिर उस थ्योरी को क्या करना है, आपको पढ़ के समझ के रखना और अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप रट के जाएंगे तो फिर अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दो लिंकेज मैंने आपको बताए थे, एक तो कौन सा था, वो वाला ये सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, तो ये वाला पॉइंट देखिए वहां पर मैंने आपको बताया भी, दिखाया भी सही आपको, सीधा की सीधा उस एडिशनल पॉइंट में डाला हुआ था ये। ठीक है, द्वितीय आपको जो कृषि और पशुपालन है, ये आपको भी पता है कि इनका योगदान क्या है, कम हुआ है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉइंट कैसे हो गए, सही हो गए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्रत्यक्ष तथा अंतिम उपभोगी तक विक्रय करने में जो निजी गैर व्यापारिक प्रयोग के लिए किया जाता है, किसके द्वारा। अब क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना है, देखिए पहले तो पॉइंट ऑप्शन समझते हो। थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, खुदरा को फुटकर भी बोलते हैं, रिटेल सेलर, और मध्यस्थ होता है, और आड़ती होता है। ठीक है, तो अब आपसे देखिए क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है आपको। देखिए वस्तु और सेवाओं को कौन बेचता है, किसको बेच रहा है, अंतिम उपभोगी को, मतलब कंज्यूमर को, जो है उसके पास तक वस्तुएं कौन भेजता है। आपको ये पॉइंट मैंने समझाया था डिटेल में, कहाँ पर समझाया था, स्टार्टिंग की क्लास में ही समझा दिया था ये बात तो मैंने आपको, स्टार्टिंग में। एक मिनट देख लेते हैं, में नहीं है तो इसमें होगा। देखिए मैंने आपको व्यापार पढ़ाया था। ठीक है, व्यापार के अंदर मात्रा के आधार पे था। ठीक है, मात्रा के आधार पर मैंने आपको दो प्रकार के, देखिए ये हमारा व्यापार के भेद पढ़े थे हमने। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि नहीं, देसी व्यापार में भी हमने दो टाइप पढ़े थे, एक तो होता है देसी आंतरिक व्यापार पढ़ा था। ठीक है, इसमें दो प्रकार थे, एक मात्रा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर वो आपका स्थानीय हो गया, प्रांतीय हो गया और राज्य हो गया। मात्रा के आधार पर दो प्रकार के पढ़े थे, एक होता है थोक और एक होता है फुटकर। ठीक है, तो अब हम इसकी थ्योरी को समझते हैं। ये मैंने आपको जब समझा दी थी, थोक व्यापार क्या होता है, जो कि उत्पादकों और निर्माताओं से सीधे क्या करता है, बड़ी मात्रा में माल खरीदता है और किसको बेच देता है, फुटकर व्यापारी को बेच देता है। ये थोक व्यापार का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कि ये जो थोक व्यापारी होता है क्या करता है, जो उत्पादक है, जो निर्माता है, उससे क्या करता है, बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीद लेता है। पहला काम क्या करता है, ये बड़ी मात्रा में जो उत्पादक है, निर्माता है, इनसे वस्तु को खरीद लेता है, फिर किसको दे देता है, किसको बेच देता है, फुटकर व्यापारी को बेच देता है। ये किसके कार्य थे, थोक व्यापारी के कार्य थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं देखिए, और उसके बाद फुटकर व्यापारी को जो क्या कहते हैं, खुदरा विक्रेता भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये थोक व्यापारी से माल क्रय करता है, ये आपको देखिए, ये तो ये पॉइंट 1। और किसको देता है, उपभोक्ता तक पहुंचा बेचता है, तो ये पॉइंट 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, क्वेश्चन की देखिए लैंग्वेज को समझिए। अब आप एक मिनट, ये देखिए क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को किसको बेच रहा है, देखिए अंतिम उपभोगी को बेच रहा है। ठीक है, यही लिखा है आपके नोट्स में भी। ठीक है, ये देखिए उपभोक्ता तक बेचता है, यहाँ पे दिख रहा है उपभोक्ता तक बेचता है, तो कौन बेचता है, फुटकर व्यापारी। फुटकर को रिटेल कहते हैं। ठीक है, रिटेल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आप भी इसे समझ चुके होंगे। ये खुदरा विक्रेता, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी, खुदरा विक्रेता। कौन सा आंतरिक वातावरण का तत्व नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है कि आंतरिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो अब हमको इसके लिए कहाँ चलना पड़ेगा, वो व्यवसाय संगठन के चुनाव में मैंने आपको बताया था। व्यवसाय संगठन के चुनाव, व्यवसाय संगठन के चुनाव, ये रहा आपका
ठीक है। व्यवसाय संगठन चुनाव के अंतर्गत हमने पॉइंट पढ़ा था, कौन सा पॉइंट था वो? आंतरिक संगठन वाला पॉइंट लगभग बाद में पढ़ा था हमने लास्ट में। ये 21 वाला पॉइंट था, ये देखिए 21, ये आंतरिक संगठन। ठीक है, ये पॉइंट नंबर से चेंज कर लेना, ठीक है। देखिए आंतरिक संगठन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आंतरिक संगठन की जब अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि आंतरिक संगठन मतलब जो एक संगठन के अंतर्गत, ठीक है, एक संगठन के अंदर मतलब जो आपकी फैक्ट्री है या आपका जो भी कारखाना है या आपकी जो कंपनी है, उसके अंतर्गत जो सारे काम हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? आंतरिक संगठन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए संगठन का ढांचा एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि इस ढांचे के अंतर्गत ही कर्मचारियों से काम लेते हैं, मतलब इसके अंदर सारे काम आ जाते हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर देखिए जो आपका प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन के संबंध में सारी चीजें आ जाती हैं। फिर इसके अंदर आपका क्या आ जाता है? आपकी जो भी नीतियां बनाई जाती है वो इसके अंदर आंतरिक आपके संगठन या आंतरिक वातावरण के अंतर्गत ही आएगी, मतलब जो कंपनी के इंटरनल से जुड़ा हो, ठीक है, जो कंपनी के इंटरनल से जुड़ा हो वो इसके अंदर आता है। तो देखिए चाहे फिर वो कंपनी के क्या हो, उद्देश्य हो, वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर जो आपका प्रोडक्शन वगैरह है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर आपका जो मतलब काम करने वाले कर्मचारी है जिन्हें मानव संसाधन कहते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आपके जितने भी डिपार्टमेंट है वो जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर है, इंटरनल की बात हो रही है, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। देखिए आंतरिक वातावरण का तत्व नहीं, कौन आंतरिक वातावरण के अंदर नहीं आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक है, इसके लिए आपको कहाँ चले, देखिए सबसे पहले बात तो विपणन, विपणन मतलब मार्केटिंग, मार्केटिंग भी आपका आंतरिक वातावरण में आएगा। परिचालन मतलब जो ऑपरेशनल का काम होता है, ऑपरेशनल कैपेसिटी, वो भी इसके अंदर आता है। और सेवी वर्गीय क्षमताएं जो सर्विस कैपेसिटी, ये भी इसके अंदर आती है। लेकिन क्या नहीं आता है? मुद्रा एवं पूंजी बाजार इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो मैंने अब आपको जो हमने वाणिज्य पढ़ा था, वाणिज्य में चलते हैं 1 मिनट। वाणिज्य, वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया, वहां पर मैंने आपको वाला पॉइंट पढ़ाया था। कौन सा पॉइंट पढ़ाया था? इसके अंदर उपज विपणी, इसके अंदर उपज विपणी के अंदर क्या पढ़ा था हमने? स्कंद विपणन क्या थी? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये वाला पॉइंट था कि देखिए स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। मैंने आपको बोला भी था कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, इसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की डिमांड को देखते हैं। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया, ये स्टॉक एक्सचेंज सेबी वगैरह से रेगुलेट करता है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को तो ये क्या होगा? संगठन से क्या जुड़ा हुआ है? नहीं, ये संग ये एक बाह्य वातावरण के अंतर्गत आता है। जैसे सरकार की नीतियां भी बाह्य बाह्य वातावरण के अंतर्गत आएगी, या जो आपकी प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है, वो भी बाह्य के अंतर्गत आएगी। जो आपका मुद्रा एवं पूंजी बाजार है, ये भी बाह्य वातावरण के अंदर आएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं आंतरिक वातावरण के अंदर क्या आएगा? आंतरिक वातावरण के अंदर जो कंपनी का पूरा की पूरा मतलब ये कंपनी का जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो सारे काम होते हैं वो आंतरिक के अंदर आएंगे। लेकिन जो इसके अंदर नहीं है वो क्या किसके अंदर आएंगे? वो बाह्य के अंदर आएंगे। जैसे आपका मुद्रा और पूंजी बाजार, सरकार की नीतियां, प्रतिस्पर्धा, ये बाह्य वातावरण के अंदर आएंगे। ठीक है, तो समझ गए आप? वो आंतरिक संगठन में मैंने आपको समझाया था कि एक जो संगठन के अंतर्गत सारे कार्य हो। आया आपको समझ में? अब हम बात करते हैं वापस क्वेश्चन फोर्थ पे। निम्नलिखित कथन ए और आर कारण आर वाले कथनों में दिए गए विकल्पों में आपको क्या चुनना है? सही कूट को चुनना है। अब हम इसके लिए कहाँ चलते हैं? पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर चलते हैं हमने क्या, मैंने आपको कहाँ पर समझाया था। मानसिक प्रक्रिया द्वारा लिए गए सभी निर्णय विवेकपूर्ण होते हैं। निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। फिर इसके ये कूट है। तो हमने देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो डिसीजन लेना है हमें, व्यवसाय संगठन का चुनाव करना है। मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में समझाया था। 1 मिनट, स्टार्टिंग में चलते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? व्यवसाय संगठन का जब हम चुनाव करते हैं तो हम ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि भैया हमें कि कौन सा बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है, किस पैटर्न का करना है, और कौन से बिजनेस में क्या लाभ है, क्या हानि है, वो पूरा कंपैरिजन, क्या कौन से ऐसे बिंदु हैं जो हमारे प्रॉफिटेबल है, मतलब जो हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन से ऐसे नेगेटिव है, उनका पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद जब हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें बिजनेस के कौन से फॉर्म में जाना है, तो ये पूरी पूरी कैसी प्रक्रिया हो गई? पूरी पूरी आप ये सारा के सारा एनालिसिस करना, एनालिटिकल डेवलप करना, उसके बाद निर्णय लेना, एक ऐसी प्रक्रिया हो गई। ये एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन इस पे आधारित था। ठीक है, तो अब देखिए मानसिक, ये क्या हो गया, निर्णय लेना, कोई सा भी आप निर्णय लेते हैं, चाहे आपने आज जैसे एमपीटीईटी के एग्जाम की तैयारी का निर्णय लिया है कि मुझे ये करना है एमपीटीईटी वर्किंग, तो ये भी कैसे निर्णय लिया आपने, तो ये कैसे आपने आपके दिमाग से ही लिया, तो ये एक मानसिक प्रक्रिया, ये बात तो सही है। अब बोले मानसिक प्रक्रिया द्वारा लिए गए सभी निर्णय विवेकपूर्ण होते हैं, यहाँ पर जो एक गलत बात बोल रहा है ना, यहाँ पर है देखिए कि सभी निर्णय, मतलब आप आज तक सोचिए, आपने अगर कोई सा डिसीजन लिया होगा तो क्या आपके सभी निर्णय सही साबित होते हैं? नहीं, तो ये कैसा पॉइंट है, ये गलत पॉइंट है। अब हम चलते हैं कोर्ट पे कि देखिए आर सही है, तो बिल्कुल आर सही है, परंतु ए सही नहीं है, ए सही नहीं है, तो ये देखिए उत्तर क्या हो गया, फोर्थ का ए। तो आपको समझ में आया किस तरह से आपको, मतलब जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसका, थ्योरी पढ़ने के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन सिखाना भी उद्देश्य है। ठीक है, कि ताकि किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो आपके सिलेबस पर ही होगा, लेकिन आपको उसका आना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट करना आएगी तभी आप क्या कर पाएंगे, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी आपको याद है, तो फिर क्या होगा, आप जो याद वाले क्वेश्चन है उन्हें ठीक कर देंगे, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो आपको मतलब एनालिसिस पे बेस्ड होंगे, एनालिटिकल अप्रोच मांगेंगे, वहां पर आपका क्वेश्चन जाके फिर क्या होगा, आप उसे कठिन समझेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको थ्योरी पढ़नी है, समझनी है, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सीखना। इसीलिए इस वीडियो को, जो मतलब आपका जो सडनली के जो टेस्ट 5 था वो सडनली अचानक सरप्राइज ले लिया, वो इसीलिए पर्पस था कि आपके दिमाग को उस तरह से डेवलप करना है कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो आप उनको सॉल्व करने की, मतलब आप में एबिलिटी, कैपेबिलिटी आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 पर। स्वतंत्र निर्देशक के की नियुक्ति निम्न के अनुसार होती है, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर रहे हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने आपको, चलते हैं कहाँ पर, ये देखिए सेबी के द्वारा करते हैं, भारत सरकार करती है, कंपनी अधिनियम में होती है, आरबीआई करती है। ठीक है, तो क्या स्वतंत्र निर्देशक मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति किसके अनुसार होती है, तो मैंने आपको कहाँ पर हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, जब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, लास्ट में चलते हैं इसके। यहाँ पे पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था यहाँ पे, कि चाहे आपके प्रमोटर हो वगैरह हो या डायरेक्टर वगैरह हो, इन सभी का उल्लेख, प्रमोटर हो डायरेक्टर हो, सबका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, प्रमोटर डायरेक्टर, इन सबका उल्लेख कंपनी एक्ट में मिलता है। मैंने आपको बताया था एक बार, और बीच में भी बात करते करते, जब हम क्लास के अंदर ही मैंने क्लिक की थी क्लास में, ये भी बताया था कि आपको ये जो डायरेक्टर वगैरह है, मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं ये बताया था, ओपीसी में कितने होते हैं ये बताया था, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर मैंने आपको नोट कराए थे कि आप नोट कर लेना, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट में, ओपीसी में। ठीक है, ये बताया था, और इन सब का मैंने आपको ये भी बताया था कि जो निर्देशक होते हैं, ये जो डायरेक्टर होते हैं, इनका उल्लेख कहाँ पर है, कंपनी अधिनियम में है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपको क्या है, जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको बताया भी जाता है एडिशनल पॉइंट, वो भी आपको ध्यान से नोट करते चलना है, जो इंपॉर्टेंट लगे। देखिए तो अब क्या है, स्वतंत्र निर्देशक मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसको नियुक्ति किसके अनुसार होती है, तो उसकी नियुक्ति भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार होती है। ठीक है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, इसका उल्लेख कंपनी अधिनियम के किस सेक्शन में मिलता है, तो कंपनी एक्ट का जो सेक्शन है, कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, जो धारा है 149, ठीक है, सब सेक्शन 6, ये इसके अंदर इसका उल्लेख है। ठीक है, आया आपको समझ में। चलिए बात करते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपसे, कि जब अंतिम उपभोक्ता को वस्तु नहीं बेची जाती, उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो अंतिम उपभोक्ता को बेचता है, तो अंतिम उपभोक्ता को कौन बेचता था, आपका फुटकर बेचता था। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि अंतिम उपभोक्ता को नहीं बेच रहे, तो मतलब फुटकर तो उसी समय हट जाता है, क्योंकि यही तो अंतिम उपभोक्ता को देता है। ठीक है, तो फिर इनके वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। ठीक है, क्वेश्चन 6 के लिए हम एक बार और देख लेते हैं हमारे नोट्स को। तो देखिए थ्योरी पढ़ने के साथ इम्प्लीमेंटेशन सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन आप सीखने के बाद आपको किसी भी प्रकार के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए, आपसे क्या होंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, ये रहा, यहाँ पे देखिए, थोक क्या कर रहा था, उत्पादकों से लेकर किसको दे रहा था, फुटकर को दे रहा था। थोक वाला क्या कर रहा था, उत्पादक से लिया, थोक वाला उत्पादकों से, निर्माताओं से खरीदा इसने, और किसको दे दिया, फुटकर व्यापारी को दे दिया। ठीक है,
फुटकर क्या कर रहा था, वो थोक विक्रेता से लिया और किसको बेच दिया, उपभोक्ता को बेच दिया। तो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था कि जो उपभोक्ता को नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं, जो उपभोक्ता को नहीं दे रहा है, क्लियर मेंशन, तो फुटकर तो उसी समय हट जाता है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता या उपयोगकर्ता को नहीं बेच रहा है वो, तो ये फुटकर ही बेचता है इन्हें, तो ये ऑप्शन तो तभी हट जाता है। मध्यस्थ की बात ही नहीं कर रहे अभी हम, कमीशन एजेंट की बात ही नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा बी, थोक विक्रेता। उत्तर हो जाएगा बी, थोक विक्रेता। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब ये क्वेश्चन अगेन बेस्ड है थोड़ा सा नॉलेज पे आपके है कि ये लोक वितरण प्रणाली क्या है। तो लोक वितरण प्रणाली को पहले समझ लेते हैं। पीडीएस जिसे कहा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ये, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, नोट कर लेना, फुल फॉर्म कभी पूछ ले आपसे। तो पीडीएस का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है, पब्लिक, नोट कर लीजिए, एक मिनट नोट करा देता हूँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। इसको आप एक और वो क्या नाम नोट कर लेंगे, लोक की जगह आप सार्वजनिक भी इसे कहा जाता है, सार्वजनिक, ठीक है, वितरण, लोक भी बोलते हैं, लोक वितरण प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कहते हैं, इंग्लिश में पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। तो आखिर ये पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इसे समझ लेते हैं, फिर चलेंगे अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। तो पीडीएस को समझते हैं, पीडीएस क्या है। चलिए, तो पीडीएस को समझ लेते हैं, पीडीएस के अंदर क्या होता है। पीडीएस के अंदर देखिए, ये पीडीएस में, ये हो गया पीडीएस आपका। पीडीएस सिस्टम क्या है, पूरा ही पूरा चेन चलती है इसमें। सबसे पहले किसान जो है, किसान से खरीदा जाता है, क्या खरीदा जाता है, गेहूं चावल, जो भी सरकार खरीदती है, गेहूं चावल तो खरीदती है। फिर सरकार खरीदती है, कौन सी सरकार खरीदती है, केंद्र सरकार खरीदती है, ठीक है। केंद्र सरकार किसके माध्यम से खरीदती है, ये एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर किसको दे देती है सरकार, राज्य सरकारों को दे देती है, राज्य सरकार से फिर माल किसके पास आ जाता है, राज्य सरकार से, राज्य सरकार से आ जाता है जो उचित मूल्य की दुकान है, इन तक आता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी आपको राशन मिल रहा है कई लोगों को उचित मूल्य की दुकान पे, आपको वो गेहूं चावल सरकार दे रही है, तो ये उचित मूल्य की दुकान पर। और फिर किसके पास आ जाता है, उपभोक्ता के पास आ जाता है। उपभोक्ता मतलब जो उसका उपभोग करता है, या इसे हितग्राही कहते हैं, क्योंकि ये योजना के तहत दिया जा रहा है, तो इसे हितग्राही भी कहते हैं, बेनिफिशियरी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया पूरी पूरी, तो ये पूरा पीडीएस सिस्टम है, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो ये पूरा पीडीएस सिस्टम है, लोक वितरण प्रणाली। तो किससे संबंधित है लोक वितरण प्रणाली, तो देखिए अब इसके अंदर ये विक्रय प्रणाली से तो संबंध है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ सरकार एक योजना के तहत बेनिफिट दे रही है। सरकार ने इसके लिए एक एक्ट भी बना रखा है, फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये इससे नहीं, ये उद्योग का मतलब मैंने आपको बताया था, जहाँ उत्पादन हो तो ये भी हट जाता है। विपणन मतलब मार्केटिंग से संबंधित भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, क्या उद्योग में मैंने आपको बताया था ना, जहाँ उत्पादन हो, तो ये ऑप्शन तो तभी आप हटा सकते थे। विपणन मतलब मार्केटिंग से संबंधित तो है नहीं। अब आप जो कंफ्यूज होते, या तो आप किस ऑप्शन के साथ कंफ्यूज होते हैं, आप जो कंफ्यूज होते हैं, आप इन दो ऑप्शन में ही होते, ठीक है। कौन से में, या तो आप बी चूज करते या आप डी चूज करते, ठीक है। इसके सिवा दो ऑप्शन तो आप हटा ही सकते थे ना, केवल दो में ही आप कंफ्यूज होते कि यार पीडीएस किस में ले, विक्रय प्रणाली में ले या फुटकर और खुदरा व्यापारी में, खुदरा प्रणाली में ले। तो इसे खुदरा प्रणाली के अंदर इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर विक्रय में क्या होता है कि विक्रय करने का पर्पज क्या होता है, लाभ कमाना। सरकार कोई लाभ नहीं कमा रही है, सरकार 1 रुपए 2 रुपए में गेहूं चावल किसको, हितग्राहियों को दे रही है। तो इसके लिए जो इसका मतलब, ये क्या पूरी एक चेन चल रही है। देखिए, केंद्र सरकार से आया, उसके बाद राज्य सरकार के पास गया, राज्य सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों को दिया, और उचित मूल्य की दुकान से उपभोक्ता के पास चला गया। तो ये कैसा हो रहा है, उपभोक्ता के पास जा रहा है, अंतिम रूप से एक चेन के थ्रू जा रहा है। तो ये पूरी पूरी चेन कैसे चलती है, फुटकर में भी चलती है। तो इसके लिए इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, बी, फुटकर या खुदरा प्रणाली से है, रिटेल ट्रेड के अंतर्गत ये इसे लिया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक वातावरण का तत्व नहीं है। मैंने आपको बताया था, हमने जब वो व्यवसाय संगठन के चुनाव पढ़े थे, उसमें आंतरिक संगठन का जब हमने पढ़ा था, उस समय मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ये अभी हम पहले भी इसका क्वेश्चन एक डिस्कस कर चुके हैं। कौन से में डिस्कस कर किया है इसे, देख लेते हैं। आंतरिक, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है,
कौन आंतरिक वातावरण के अंदर नहीं है? तो मैंने आपको देखिए बताया कि आंतरिक वातावरण के अंदर क्या आते हैं, जो संगठन से जुड़े हुए रहते हैं, चाहे फिर वो जो संगठन के अंतर्गत फिर चाहे क्या आ जाए, जो उनके वो प्रोडक्शन वगैरह की है, सारे डिपार्टमेंट आ जाए, कर्मचारी आ जाए, जो व्यवसाय का खुद जो व्यवसाय जो भी कंपनी उसका जो भी उद्देश्य है वो इसके अंदर आ जाएगा, जो कंपनी में पैसे लगा रहे हैं अंशधारी जो उनका जो मूल्य है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन बाह्य वातावरण में कौन आ जाता है? बाह्य वातावरण में सरकार की नीतियां आ जाती है, फिर जो आपका मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, सेबी आ जाता है, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जो आपका प्रतिस्पर्धा है मतलब कॉम्पिटिशन है वो भी बाह्य वातावरण के अंदर आता है। तो ठीक है, आंतरिक वातावरण में क्या नहीं आता ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए ग्राहक बाह्य व्यक्ति होता है तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। देखिए जो उद्देश्य होता है वो भी व्यवसाय का खुद का होता है, ये ठीक है, हर व्यवसाय के अपने अपने उद्देश्य होते हैं, चाहे वो टाटा उसका अलग उद्देश्य है, टीसीएस का अपना उद्देश्य है, ठीक है, टाटा मोटर्स का अपने उद्देश्य है, रिलायंस का अपने उद्देश्य है, तो ये सबके अपने अपने उद्देश्य है। तो यांत्रिक के अंदर आएगा मानव संसाधन, वही जो इनके यहाँ काम करने वाला कर्मचारी, प्रबंधकीय वर्ग इसके अंदर आ जाएगा। अंशधारियों का मूल्य, जो भी एक कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उनका जो मूल्य है शेयर होल्डर का वो, तो ये सभी आंतरिक वातावरण से जुड़े हुए तत्व हैं। लेकिन ग्राहक पूरी तरह से बाह्य वातावरण के अंतर्गत आता है। फिर सरकार की नीतियां भी बाह्य वातावरण में आती है, जो आपका कॉम्पिटिशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो भी बाह्य वातावरण के अंदर आती है। तो ये जो सेबी है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, ये भी बाह्य वातावरण में आता है। तो क्वेश्चन क्या था कि आंतरिक वातावरण में कौन नहीं आएगा? तो ये किस में आता है? ग्राहक बाह्य वातावरण में आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि ग्राहक बाह्य वातावरण में आता है। बात कर लेते हैं, सब पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमने ये पढ़ा था ना, पार्ट कौन से पार्ट में डिस्कस किया था? ये व्यवसाय संगठन के चुनाव में, व्यवसाय संगठन के चुनाव में चलते हैं, व्यवसाय संगठन के चुनाव में आपका ये आंतरिक संगठन की डिटेल में मैंने आपको बताया था ना कि आंतरिक संगठन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आपको इस तरह से थ्योरी पढ़ने के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, और ये एकदम से डेवलप नहीं होगा कि आप सोचे आज से ही डेवलप हो जाए, नहीं, इसको पढ़ते समय ही आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपसे बात करते हैं 9 पर। थोक विक्रेता अपने संवर्धनात्मक उद्देश्य मतलब जो प्रमोशनल उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए वो कौन सा मतलब मिश्रण का जो प्रमोशनल कौन से मिश्रण को वो प्रयुक्त करता है? विज्ञापन को, व्यक्तित्व बिक्री को, व्यापार संवर्धन को, प्रत्यक्ष विपणन को। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष विपणन मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग कर लेता है, या कुछ ट्रेड प्रमोशन को लेता है वो, या जो पर्सनल सेलिंग होती है, जैसे हम किसी किराने की दुकान पे जाते हैं तो किराने वाले भैया और हम, तो पर्सनल सेलिंग हो गई। और विज्ञापन जो आप टीवी वगैरह पे देखते हैं वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो ये बोलने की एक थोक विक्रेता है। थोक विक्रेता किस पे बेस्ड है? क्वेश्चन यहाँ पर बेस्ड है। थोक विक्रेता अपने संवर्धनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन से संवर्धन के मिश्रण को वो यूज करता है? तो ठीक है, ये कि कौन से मिश्रण को यूज करता है? तो देखिए ये व्यापार संवर्धन को यूज करता है। ठीक है, ये इसके अंदर के क्या करता है? इसके अंदर जैसे ये व्यापार संवर्धन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि ये क्या करते हैं, जो भी इनके ग्राहक आते हैं उन्हें कुछ कूपन वगैरह बांट देते हैं, डिस्काउंट कूपन, कि चलिए आप आए हैं हमसे परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए ये डिस्काउंट कूपन है। तो इस तरह की एक्टिविटी यूज करते हैं ताकि क्या हो, इनकी जो मतलब सेल हो वो इनकी बढ़े, और जो इनका मतलब जो प्रमोशन हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब इनके लोग इनके बारे में जाने, क्योंकि जितना ज्यादा लोग इन्हें जानेंगे उतनी ज्यादा इनकी सेल बढ़ेगी। तो ठीक है, जो थोक विक्रेता इस तरह की चीजें ये यूज करते हैं, और वो किसके अंदर आती है? वो आती है ट्रेड प्रमोशनल में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, व्यापार संवर्धन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसे रुकिए, अब आपको पूरा क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आपको क्या हो रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सूची 1 है और ये सूची 2 है, और यहाँ पे कोड दिए जाते हैं। तो इसे सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको इसमें से क्या पता है? ये आपको नव प्रवर्धन पढ़ाया था मैंने, स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ाया था। चलते हैं एक बार देख लेते हैं कहाँ पढ़ा था, ये स्टार्टिंग में चलते हैं। ये स्टार्टिंग की क्लास में था हमारा नव प्रवर्तन। ये मैंने आपको ये बताया थे, आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य के अंदर हमने बात की थी नव प्रवर्तन की। नव प्रवर्तन मतलब क्या होता है? कुछ नया करना, कुछ नया बनाना। ठीक है, ये नव प्रवर्तन के अंदर आता है। ठीक है, बाकी हम पूरी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर।
देखिए नव प्रवर्तन किसके अंदर आता है, आर्थिक उद्देश्य। तो आप एग्जाम में भी जब सॉल्व करें तो आपके पास जो भी एक पेपर देते हैं वहाँ एग्जाम में, तो आप पेन पेपर लेके ऐसा लिख लेंगे, डी के सामने क्या लिख लेना, डी के सामने डी का 1। ये तो आपको मैंने बताया था नव प्रवर्तन इनोवेशन होता है, और ये किसमें आता है, आर्थिक उद्देश्य में आता है, तो डी का 1 हो गया। अब ऑप्शन आप देखिए D1 किसमें दिया है, D1 इसमें दिया है, जिसमें तो D4 है तो ये तो हट जाता है, इसमें भी D4 है हट जाता है, और D1 इसमें दिया है, तो मतलब या तो ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, ए टिक करना है या हमें डी टिक करना है। तो अब हम और आगे चलते हैं। उत्तरजीविता मैंने आपको बताया था, उत्तरजीविता किसमें बताया था, निरंतरता वाले कॉन्सेप्ट में बताया था। निरंतरता वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 6 में पढ़ा था। ठीक है, क्लास 6 में पढ़ा था हमने, वो व्यवसाय संगठन के चुनाव थे जो हमारा ये नोट्स था। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था ना निरंतरता वाला पॉइंट, कि हर बिजनेस क्या चाहता है, हमेशा बिजनेस में यही होता है मैंने, कि हर बिजनेस यही चाहता है कि उनका बिजनेस जो कंटिन्यू बेसिस पर चलता रहे, लंबे समय तक चलता रहे। ये मैंने आपको बताया था। व्यवसाय संगठन के एक आदर्श रूप को हमेशा इसकी निरंतरता सुनिश्चित करती है, मतलब हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, हमारा बिजनेस इस टाइप का होना चाहिए, वो लगातार कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये उत्तरजीविता, तो उत्तरजीविता का मतलब क्या था, सर्वाइव करना। तो ये जो कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, जीव जंतु हो, सबका क्या पर्पस होता है कि वो सर्वाइव करें। ठीक है, तो बिजनेस से भी यही उम्मीद की जाती है कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस हमेशा सर्वाइव करना चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि बिजनेस के में क्या होना चाहिए, निरंतरता होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम एकाकी व्यापार चुन लेते तो वहाँ क्या होती है, निरंतरता के जैसे वो जो व्यक्ति जिसने एकाकी व्यापार स्टार्ट किया था, उसको वो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसलिए कंपनी के फॉर्म वगैरह पे जाना पसंद करते हैं लोग। तो आपको ये समझ में आया कि उत्तरजीविता मतलब सरवाइव करना, ये हमारी मनुष्य की या पशु जीव जंतु हर कोई यही चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जिए, और बिजनेस में भी यही कॉन्सेप्ट इसलिए अप्लाई होता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्या हो, लंबे समय तक चले। इसीलिए बिजनेस के लिए कौन सी आती है थ्योरी, आती है निरंतरता का सिद्धांत आता है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। तो फिर ये क्या हो जाता है, ये हमारी कहाँ से आई है, ये एक प्राकृतिक लालसा है कि हम जीना चाहते हैं। इसीलिए जब हम बिजनेस में आए तो हम यहाँ भी यही सोचा हमने कि हम क्या करें, लंबे समय तक बिजनेस करें। तो बी का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट। उत्तरजीविता के अंदर आपका क्या आ जाएगा, उत्तरजीविता के अंदर एक जो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा, ये इसके अंदर इसकी ये एक प्राकृतिक लालसा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उत्तरजीविता किस में आ जाएगा, प्राकृतिक लालसा के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक है, बी का 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, बी का 2। ठीक है, तो बी का 2 किस में दिया है, बी का 2 इसमें दिया, लेकिन ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। शायद टाइपिंग में कुछ एरर की होगी, वो मैं चेक करवा लूंगा। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का ये हमारा देखिए बी का 3 इसमें भी आ रहा है, 1 मिनट, और बी का 3 इसमें भी आ रहा है। ये शायद कुछ टाइपिंग एरर हुई है, इसे मैं आपको क्लेरिफाई करा दूंगा। ठीक है, तो इसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेक करा दूंगा मैं उससे। ठीक है, जो मैंने टाइप करके उन्हें दिए थे लिख के। तो देखिए अब हम यहाँ पर उत्तरजीविता के अंदर क्या आ जाएगा, प्राकृतिक लालसा आ जाएगी। ठीक है, तो आपका देखिए कहाँ पे चलता है, डी का तो 1 फिक्स हो गया है, इसे लिखते चलिए, डी का 1 फिक्स हो गया है, ए का 2 फिक्स हो गया है। अब ये देखिए डी का 1 इसमें ही दिया है, डी का 1 इसमें दिया है, और ए का 2, ए का 2 ओके दिया है, मैं बी देख रहा था, ए का 2। ठीक है, तो अब आपका ये उत्तर हो गया सॉल्व। इसके सिवा आपको सो देखिए ए का 2, ये आपको देखिए ध्यान से देखना है। ठीक है, एग्जाम में देखिए ये 1 मिनट, इसे यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से एग्जाम में अपने पास जो आपके पास पेन पेपर होना उसमें से लिख लेना, ए का 1 और डी का 1, ए का 2। ठीक है, ये देखिए डी का 1 इसमें लिखा है, ये देखिए यहाँ पर, और ए का ये 2। 1 मिनट थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ उसे, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए डी का क्या हो गया, 1 आ गया, और ए का 2 आ गया। ये हमारा इसमें ए का देखिए 2 इसमें भी नहीं है, ए का 2, ए का 2 इसमें भी नहीं है, ए का 2 इसमें है, लेकिन ये ऑप्शन हमने पहले डी से हटा दिया था तो ये भी नहीं आएगा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सही ये टाइप किया है। ठीक है, जो मैंने उन्हें दिया था उन्होंने सही करेक्ट टाइप किया, तो क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने पैटर्न सिखा दिया है, आपको कैसे सॉल्व करना है, जो आपको पता है उससे सॉल्व करिए। डी मैंने आपको नव प्रवर्तन आर्थिक उद्देश्य में बताया था, आप डी के सामने 1 लिख लेंगे। उत्तरजीविता को मैंने निरंतरता से आपको समझाया।
ठीक है, निरंतरता के अंदर कि हर हम क्या चाहते हैं, बिजनेस हमेशा चलना चाहिए। तो ये उत्तरजीविता मतलब क्या है कि मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे जीव जंतु, हर कोई क्या करना चाहता है, हर कोई ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करना चाहता है। तो जब हम बिजनेस में आए तो हमने यहाँ भी यही सोचा कि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा समय तक बिजनेस करना। इसीलिए जो निरंतरता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी आई है। तो क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, तो हमने ए का 2 लिख लिया। फिर हमारे किस ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन मिल रहे थे, तो देखिए डी का 1 मिल गया और ए का 2 मिल गया। तो हमारे ए ऑप्शन में दोनों पॉइंट मिल गए और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, पूरी तरह सही आपका पेपर ड्राफ्ट हुआ है। ठीक है, कोई उसमें करेक्शन एरर भी नहीं है, होता तो मैं करवा देता। पूरी तरह क्वेश्चन भी सही है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं नबार्ड के। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1985 को हुई। तो हमने नबार्ड क्या पढ़ा था, चलिए नबार्ड के पास तो चलते हैं। हमारी लास्ट क्लास की क्लासेस थी नबार्ड पे, ये रहा। चलिए इसमें चलते हैं, क्या आपको मैंने पूरा बोला था, चार्ट भी आपको याद करना है। अब हम चलते हैं नबार्ड पे, ये रहा, कहाँ है नबार्ड, ये रहा नबार्ड, ये रहा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड। देख मैंने बताया था इसका एक्ट कौन सा था, 1981 था। कमेटी कौन सी थी, बी शिवरामन कमेटी थी। स्थापना मैंने आपको बताई थी कब हुई थी, 12 जुलाई 1982। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1985 को हुई, तो गलत। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। अब ये देखिए, यह ग्रामीण शाखा के क्षेत्र में एक शीर्ष संस्था है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आते हैं, चलते हैं एक बार और देखते हैं हमारी डिटेल को। देखिए, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था है। यह निम्न स्तर के व्यवसाय, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों तथा ग्रामीण कलाकारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह ग्रामीण परियोजना के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, तो आपको ये मैंने आपको उस समय पढ़ाया था, उस समय बोला था कि अगर एक्ट पूछे तो एक्ट की ईयर याद रखना 1981, और अगर आपसे स्थापना पूछे तो 12 जुलाई 1982। ठीक है, तो आप चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो देखिए 12 जुलाई 1982 को, यहाँ पे 85 लिखा तो ये गलत हो जाता है। ये ग्रामीण शाखा के क्षेत्र में एक शीर्ष संस्था है क्या, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये सही बात है। ये ठीक है, तो ये कैसा हो गया हमारा, ये सही हो गया पॉइंट। उसके बाद ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है, ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। और ये कृषि और ग्रामीण विकास कार्यों को अनुसंधान में बढ़ावा देता है। तो देखिए ए के ऑप्शन तो तुरंत हट जाते हैं, ए क्योंकि आपको याद करना था, ये मैंने बताया था याद रखना है इसे, 12 जुलाई 1982। तो ए तो देखिए जो ए वाले ऑप्शन है उसे ए देख के ही आप चाहते तो हटा देते। देखिए ए तीनों में था, इसको भी क्रॉस कर देते, इसको भी क्रॉस करते, बचता क्या, सी बचता आपके पास। ठीक है, बी सी डी आपको बिना पढ़े भी आप इसे टिक कर देते अगर आप इस पे कंफर्म होते। तो किस पे कंफर्म होते हैं, ये 12 जुलाई 1982 पे अगर आपको याद होता कि भाई मुझे तो 100% श्योर है कि मैं याद कर आया हूँ, आईएमपी भी था 12 जुलाई 1982, शिवरामन कमेटी थी, एक्ट 1981 का है, तो आपको उसके बाद क्या पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की भी आवश्यकता थी ना, आप इसे क्रॉस करते और आप देखते हैं कौन कौन से में क्रॉस हो रहा है, ए में क्रॉस हो रहा है, बी में क्रॉस हो रहा है, सी में क्रॉस हो रहा है। ऑटोमेटिक आप ऑप्शन कौन सा चुन लेते, बिना पढ़े भी ऑप्शन सी चुन लेते और आपका टाइम भी सेव हो जाता। तो अब बताइए, शुरू में क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने, मतलब जब उसे पेपर गया, ये सेंड किया गया पेपर, तो उसका जब मतलब मुझे टीम ने बताया कि सर एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सर इन क्वेश्चन ने तो क्या कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया। तो इस तरह नहीं करना है आपको, ब्रेन वॉश को नहीं करना है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है, थ्योरी को आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, कि आप समझे और फिर आपको थ्योरी को क्या करना है, पढ़ना है, समझना है और फिर आपको सीखना है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन से आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी लेवल के क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बचा था पढ़ाने में, मेरे ये छूट गया था एक कॉन्सेप्ट, तो इसे कवर कर लेते हैं। इस तरह हमारा जो व्यवसाय का परिचय है पूरी तरह से 100% कवर हो जाएगा। एक पॉइंट बचा था तो उसे भी इसी में लास्ट में कवर कर लेते हैं और इस तरह फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट बचा था। ठीक है, तो उत्पादकता क्या है, तो नोट कर लेना, उत्पादकता एक आर्थिक उद्देश्य है। यह एक यह एक नोट कर लेना, यह एक आर्थिक उद्देश्य है।
आर्थिक कैसे हुआ, जो व्यवसाय के लिए क्या करे, व्यवसाय के लाभ को बढ़ाए, लाभ से संबंधित हो वो कैसे उद्देश्य हो जाते हैं, आर्थिक उद्देश्य, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी को समझते हैं, मान लेते हैं आप 100 किलो रॉ मटेरियल लेते हैं, ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है। इसको अब आपने क्या करा, मशीन में डाला, प्रोसेस हुआ ये, ठीक है, प्रोसेस हुआ, और अब आपका आउटपुट निकला, ठीक है। क्या निकला, इनपुट डाला, ये इनपुट हो गया आपका रॉ मटेरियल इनपुट। अब आपका निकला ये 50 किलोग्राम निकला, क्या निकला, ये फिनिश गुड्स से निकला आपका, फिनिश गुड्स, ठीक है। ये से क्या कह देंगे, आउटपुट भी कह देंगे। तो ये क्या बताता, आपने 100 डाला और 50, मतलब आपकी देखिए इफिशियंसी कितनी परसेंट है, 50%। लेकिन अगर ये 70 निकलता तो, ठीक है, 70 किलो निकलता तो आपकी 70% क्या होती, इफिशियंसी हो जाती। अगर आपका ये 90 निकलता तो आपकी इफिशियंसी 90% हो जाती, 90% हो जाती। तो ये बात यही बोलती है उत्पादकता की, कि मान लेते हैं आप 100 किलो रॉ मटेरियल से आप 100 किलो रॉ मटेरियल आपको 1000 रुपए का पड़ रहा है, तो ठीक है, और आप कितना 50 ही प्रोडक्ट कर पा रहे हैं, तो आपकी क्या होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आप 50 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए 1000 रुपए का मतलब ये माल आपको पड़ता था 100 किलो, और अब आप कितना प्रोसेस कर रहे हो, आप कर रहे हो केवल 50 निकाल रहे हो, तो मतलब क्या हो रहा है, आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 90 निकालोगे तो क्या होगा, आपका मतलब ये जो कॉस्ट है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये यही बोलता है प्रोडक्टिविटी की आपको क्या करना है। ये एक प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये आपका जो ऑपरेशनल होता है ना, जो ऑपरेशनल कैपेसिटी होती है आपकी, ठीक है, तो उससे संबंधित ये है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट से संबंधित है भैया आपकी, ठीक है, कि भैया आप कितना प्रोडक्ट कर रहे हो, या आपकी वो उसको मापता है, दक्षता को मापता है कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट कर रहे हैं। इसका उपयोग दक्षता की माप के लिए किया जा रहा है। इसे IMP मार्क कर लेना, मोस्ट IMP मार्क करेंगे आप, इसे एग्जाम में रिवाइज करके जाएंगे। इसके 2 पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो ये पॉइंट पर और एक ये पॉइंट पर। ये आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दक्षता की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता का प्रयोग किया जाता है। अब प्रोडक्टिविटी क्या है, इनपुट मूल्य के साथ आउटपुट मूल्य की तुलना। देखिए इनपुट कितना डाला, 100 किलो, निकला 50 किलो, तो ये जो तुलना हो रही है यही क्या है, प्रोडक्टिविटी है। इनपुट मूल्य के साथ आउटपुट मूल्य की तुलना करके उत्पादकता का पता लगाया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, दक्षता माप के लिए, मतलब आप कितने इफिशियंट काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से आपके वहाँ काम हो रहा है, इफिशियंट मैनर में आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी माप के लिए, उसको मापने के लिए इसका प्रोडक्टिविटी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने 100 किलो रॉ मटेरियल डाला था, मतलब ये इनपुट डाला था, अब आपका आउटपुट 50 निकला कि 70 निकला कि 90 निकला, ये बताती है मतलब दक्षता की माप। निरंतर अस्तित्व, देखिए क्या लिखा है, निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने का, निरंतर अस्तित्व मतलब क्या होता है, वो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, सर्वाइवल, ठीक है। निरंतर अस्तित्व और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उपक्रम को उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से अधिक उत्पादकता का लक्ष्य रखना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि आपको अगर हमेशा प्रगति करना है तो जो भी आपके पास मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल हो, उन रिसोर्सेज का, चाहे आप रिसोर्सेज में क्या आ जाएंगे, आपके रिसोर्सेज के अंदर आपको मैंने बताया था, रिसोर्सेज भी आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने जब पढ़ाया था, एक भौतिक संसाधन हो जाते हैं, एक आपके वित्तीय संसाधन हो जाते हैं। भौतिक संसाधन के अंदर आपके ये जो ऑफिस है, आपका प्लांट एंड मशीनरी हो गई, आपका वो प्रीमाइसेस हो गया, ये भौतिक संसाधन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन एक आपके वित्तीय संसाधन हो जाते होते हैं, जो कि आपके जैसे फंड वगैरह होते हैं, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। सारे रुपए पैसे का काम इसमें आ जाता है, ठीक है, धन वगैरह का काम वित्तीय संसाधन में। तो ये बोल रहे हैं आपके चाहे भौतिक संसाधन हो चाहे वित्तीय संसाधन, उनका आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छा, मैक्सिमम, सर्वोत्तम यूटिलाइज करना है, ताकि क्या हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से क्या होगा, आपकी जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्टिविटी होगी उसकी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम होने से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सस्ता होगा, और सस्ता होगा तो क्या होगा, जो उपभोक्ता है वो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा बाय करेगा, और आपकी सेल बढ़ेगी तो फिर क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने से रह गया था मेरे, तो ये भी मैंने आपको करा दिया, ये लिख लेना, ये एक आर्थिक उद्देश्य है। जैसे आपसे इनोवेशन पूछ लेता है, इनोवेशन कौन सा उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य, तो इस तरह प्रोडक्टिविटी भी पूछ सकता है कि किस प्रकार का उद्देश्य है, तो ये एक आर्थिक उद्देश्य है। तो चलिए आज के ये जो आपका टेस्ट पेपर था पूरा सॉल्व करा दिया। साथ ही साथ जो आपको मैंने ये बताया कि थ्योरी के साथ, थ्योरी पढ़ना तो है लेकिन उसे समझ के पढ़ना है, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सके, ये भी आपको सीखना है। और ये आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगी, अभी से ही आपको ये हैबिट में डालना पड़ेगा कि थ्योरी को अप्लाई किस तरह से करना है, क्योंकि आप इसे ये हैबिट डालेंगे तभी आपके एग्जाम में, अगर जिन्हें आप हाई लेवल के क्वेश्चन कहते हैं कि सर ये हाई लेवल के क्वेश्चन थे, उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको अभी से इस तरह की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, तब आप एग्जाम में आसानी से पेपर को बना पाएंगे, और आपके मैक्सिमम MCQ क्या होंगे, फिर सही होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। विजय एकेडमी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।